कुछ अधिकार दिए थे। सब समझने की कोशिश करेंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन कैसे काम करता है, कैदियों को किस आधार पर जेलों में रखा जाता है, सब समझेंगे आज की बहस में। आप जेल नंबर 1 में क्यों रख रहे हैं मनीष जी को, जहां पे हार्डन क्रिमिनल्स रहते हैं, गैंग वॉर्स होती हैं? आपने उन्हें अभी तक विपासना सेल में क्यों नहीं रखा गया? क्या कारण है इसका? कोर्ट के अंदर हमारे वकील ने अर्जी दी, कोर्ट ने अर्जी मानी, कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसके बावजूद ये क्यों किया जा रहा है, हम जानना चाहेंगे केंद्र सरकार से। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसका जवाब दे, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे और हम उनकी घोर जो है इस कदम की निंदा करते हैं। नहीं, देखिए, यहाँ बहुत खतरनाक साजिश हो रही है। जिस जेल में अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को खूंखार अपराधी से मसाज दिलवाया जाता हो, जिस जेल में कैदी का कमरा जेल मंत्री का कार्यालय बन जाता हो, दिन भर में 10-10, 12-12 लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आते हो, डिस्कस करते हो, हमारी बस चले तो हम तो ना करन दें। लेकिन इसके बाद भी हो रहा था। और उसी जेल में जिसके अंतर्गत जेल है, जिसका जेल मंत्री है, वही कहे कि हमारी जेल में हमारा ही आदमी, उसकी जान को खतरा है, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल जी की जेल, अरविंद केजरीवाल जी का मनीष सिसोदिया, फिर मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल से ही खतरा कैसे हो गया? फिर मुझे एक दो बड़ी चिंता आती है, माथा ठनकता है, क्योंकि हर जगह ये चर्चा है कि मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हो रही है उसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के जो राज जानते हैं वो बता सकते हैं। कहीं इससे अरविंद केजरीवाल डर तो नहीं गए हैं और मनीष सिसोदिया को रास्ते से हटाना तो नहीं चाहते हैं? उसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान कि मनीष सिसोदिया को उसी जेल में खतरा है जो अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में है। तब हमने कहा कि भाई, मनीष सिसोदिया की जान को सच में खतरा हो सकता है अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये लोग साजिशों के मास्टर हैं, झूठ के चैंपियन हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया को स्पेशल केयर करना ही चाहिए, नहीं तो ये अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी मेरी शंका है। तो सुना आपने, आप और बीजेपी दोनों का पक्ष हमने आपको सुनाया। मनीष सिसोदिया की जान को किससे खतरा है? सबसे पहला सवाल यही है। आपके भी मन में यही सवाल आया होगा, इसलिए हमने आज अपनी चर्चा में इसे अपना पहला सवाल बनाया। मनीष सिसोदिया की जान का दुश्मन कौन है? किसे सियासी फायदा होगा अगर ऐसा होता है? तो वैसे तो हम चाहते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर ना करे ऐसा हो, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब बहस हुई है, जब बयान आ रहे हैं सामने, तो इस पर चर्चा तो जरूरी है। जेल में सिसोदिया की सुरक्षा पर आप और बीजेपी आमने सामने क्यों हैं? आप कहती है कि उनकी जान को खतरा है, बीजेपी कहती है हम तो चाहते हैं कि सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए क्योंकि वो बहुत बड़े राजदार हैं। आपने मनोज तिवारी को सुना। क्या होने वाला है दिल्ली की सियासत में? बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सवाल आपके सामने। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। विनीत गोयनका है हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, विकास गोयल जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, कुंवर शहजाद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हैं, वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली, निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विकास जी, इतना गंभीर आरोप है ये, और ये आरोप ही डरावना है, ईश्वर ना करे ये सत्य हो। क्यों आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि तिहाड़ का नियंत्रण तो आप ही के पास है ना, दिल्ली सरकार के पास है ना? जीना जी, सबसे पहले तो आपको और चैनल पर जितने पैनलिस्ट हैं हमको सभी को होली की और शबे बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए जीना जी, जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और जब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मनीष जी को
जुडिशली कस्टडी में भेजा जाए। तो हमारे वकील ने, मनीष जी के वकील ने वहां 3-4 चीजें रखी कि मनीष जी ने कहा कि वो भगवत गीता अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, पेन अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, चश्मा अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, जो भी दवाइयां हैं वो साथ लेके जाना चाहते हैं, और उनको विपासना सेल में रखा गया। कोर्ट ने इन तमाम चीजों की स्वीकृति वहां पर दी। उसके बावजूद जब वो सामान तो सारा उनको ले जाने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको विपासना सेल में ना रख के सेल नंबर 1 में रखा गया, जिसमें सजा याफ्ता, मतलब जिनको सजा हो चुकी है, किसी को मर्डर में, किसी को बलात्कार में, किसी को हिंसा में, किसी को डकैती में, जिनको जिस सेल में उनको रखा जाता है उस सेल में मनीष जी को रखा गया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये क्यों किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि जेल तो आप ही के अधिकार क्षेत्र में आती है। ये जी, इस टॉपिक पर हम कई बार बहस कर चुके कि जब से ये हमारे लाट साहब नए आए हैं, इस तरीके से ये बात तो संविधान की करते हैं, लेकिन खुद कहते हैं कि ना मैं संविधान को मान लूंगा, ना मैं सुप्रीम कोर्ट को मान लूंगा, अपनी मर्जी से ट्रांसफर करेंगे, अपनी मर्जी से पोस्टिंग करेंगे, अपनी मर्जी से अधिकारियों को लगाएंगे। एक मुख्यमंत्री जिसको 2 करोड़ के जनता ने चुना है, वो अपनी चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। आज ये हाल मोदी सरकार की एलजी साहब ने बना रखी है, और फिर ये बड़े बड़े बयान देते हैं कि जेल आपके अंतर्गत आती है। जिन्हें जी यहाँ बड़ा एक गंभीर सवाल उठता है कि एक उस सेल में मनीष जी को रखा जाना जहाँ पे सजा याफ्ता मुजरिमों पर रखा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? जो कोर्ट ने स्वीकृति दे दी कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? कोर्ट ने स्पष्ट कीजिएगा, कोर्ट ने क्या ये कहा था कि विपासना सेल में रखा जाए? कोर्ट ने कहा था कि नियमों के आधार पर फैसला लीजिएगा? कोर्ट ने ये जी कहा था कि विपासना सेल में रखा जाए अगर जेल प्रशासन को कोई आपत्ति ना हो तो। हाँ। तो भाई मैं कह रहा हूँ, जेल प्रशासन को क्या आपत्ति है? क्यों उनको विपासना सेल में नहीं? क्या वो कोई क्रिमिनल है? क्या कोई बार बार गुनाह करने वाले हैं, सिविल ऑफेंडर है? मतलब ऐसा क्या कि जब कोर्ट ने कहा कि विपासना सेल में रख सकते हैं जेल प्रशासन को दिक्कत ना हो, तो इसका मतलब कोर्ट की सहमति थी। फिर उनको वहां क्यों नहीं रखा जा रहा? उनको क्यों सजा याफ्ता मुजरिमों के साथ रखा जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न उठाता है। ये प्रश्न तो बहुत सारे हैं सर, ये प्रश्न तो इतना गंभीर है कि इस पर बात बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी शुरुआती बात आ गई। आज पैनल में 6 लोग हैं, मैं चाहूंगी सभी की बात होनी चाहिए। वेदभूषण जी को एक बार मैं लाऊंगी। वेदभूषण जी, तिहाड़ जेल के बारे में मैं जिस तरह से पढ़ रही थी, बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं, दर्शकों को भी बतानी जरूरी हो जाती है। हम ये जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जेल है, 9 जोन है इसमें, सेंट्रल जेल है, अलग अलग कैदी रखे जाते हैं। इसमें अल्फाबेटिकली सेल्स में रखा जाता है। आप एक बार मुझे बताइएगा क्या प्रक्रिया होती है? जैसे मैं पढ़ रही थी, जिसका नाम एस और वाई से आता है उसको जेल नंबर 1 में रखा जाता है। अगर BVCDEF इस तरह से होता है तो फिर जेल नंबर 3 है, फिर जेल नंबर 2 है। क्या कैसे कैटेगरी डिसाइड होती है सर? जी, जब आदमी पुलिस कस्टडी के बाद में जब जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो एक तरह से वो अदालत के अधीन है। ठीक है। पुलिस का उससे तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट, चाहे वो CBI है, चाहे ED है या NIA, उसका अधिकार खत्म हो जाता है जेल में जाने के बाद। वो केवल और केवल ट्रायल कोर्ट के अंडर एक तरह से आ जाता है। अब जो जेल मैनुअल है उसमें प्रोविजन है कन्विक्ट, अभी जो आप प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद उनको जानकारी का अभाव है, थोड़ा अपडेट कर लें। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए अलग व्यवस्था है और कन्विक्टेड के लिए अलग व्यवस्था है। जेल मैनुअल एक जेल मैनुअल के तरीके से चलता है। विपासना जेल का जो उन्होंने बताया कि उनको रखा जाए, कहीं कोई इस तरह का आदेश दिया नहीं है किसी यदि उनके पास अदालत में इस तरह का आदेश है। जेल प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि यदि कोर्ट आदेश करे कि विपासना सेल में रखा जाए या उनको मसाज दी जाए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। सर सुनिए एक चीज मैं पैनल पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा, बचिए सर। आप और आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप हमारी जो जानकारी है सर, हम तो परफेक्ट नहीं है जेल के बारे में, जो पूरी प्रक्रिया होती है। मैं चाहूंगी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपके जरिए दर्शकों के पास जाए। बचिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट से, एक दूसरे को कटाक्ष करने से। अब बताइए सर, अगर ये आरोप लगाए, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, रखा कैसे जाता है? अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है और अगर वो VVIP है, बहस काली और गोरी पर बहस नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रक्रिया पर बहस कर रहे हैं कि क्या उनको जेल में विपासना सेल में रखा जाए ना रखा जाए, या अदालत से इस तरह का कोई आदेश। जब कोई आपके पास आदेश नहीं है, आपने वहां प्रेयर कर देना काफी नहीं है, अदालत में एप्लीकेशन लगा देना काफी नहीं है, आदेश कोर्ट का होना चाहिए। क्या जेल प्रशासन इतना गैर जिम्मेदाराना है कि अपने अदालत के आदेश को नहीं मानेगा? मुझे बड़ा ताज्जुब सवाल है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेल प्रशासन आज भी
के दिल्ली सरकार के अंडर है। सत्येंद्र जैन के जाने के बाद जिसको भी मंत्रालय वो देंगे, जो भी उसका प्रशासन कर रहा है उनके अंडर है, और वो इस चीज को कहे कि वहां उनको खतरा है, तो ये बड़ी हंसी का पात्र भी बनने अपने आप को। और जिस तरह से गैर जिम्मेदार बयान नेता उनके दे रहे, संजय सिंह कह रहे हैं उनको मार दिया जाएगा, जेल प्रशासन के अंदर। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर मत जाइए सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर मत जाइए, आप प्लीज मत जाइए पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर। आप फैक्चुअल चीजें बताइए कि क्या हो सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है इस वक्त। हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर और कन्विक्टेड के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि कन्विक्टेड के सेल के अंदर अंडर ट्रायल को रख दिया गया हो। एक एग्जांपल मुझे बता दें, जो आप आम आदमी प्रवक्ता बैठे हैं या जो बहुत ज्यादा जानकारी जेल प्रशासन के बारे में रखते हैं, कि उन्हें एक बताएं कि एक एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान की जेलों में कभी कन्विक्टेड के साथ में अंडर ट्रायल को रखा गया है। तो इसलिए मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इसलिए इस तरह के एलिगेशन लगा देना कि उनको बड़े बड़े बीच में रख दिया गया है। नंबर एक में सजा याफ्ता मुस्लिम नहीं है। अब तो वो वीआईपी हो चुके हैं, अब वो आम क्रिमिनल नहीं है, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। आप नहीं ले रहे, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप अधिकारी नहीं था, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। उनको खतरा हो गया। क्या सेल नंबर 1 में सजा याफ्ता मुस्लिमों को रखा जाता है या नहीं रखा जाता? अब क्यों जवाब नहीं दे रहे? क्या कभी उनको मारा गया जेल के अंदर? आप बताएं, कुछ इतिहास जानते हो? सर वेद भूषण जी, एक सेकंड वेद भूषण जी, आप समझ रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी को, आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? सुनिए एक सेकंड प्लीज, मैं आपसे कह रही हूं आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मत फंसिए। जेल प्रशासन ने इस आरोप पर जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखती हूं, मुझे उस पर जवाब दे दीजिए। जेल प्रशासन कहता है सुरक्षा के मद्देनजर अलग वार्ड दिया गया है, जेल नंबर 1 में कम कैदी होने के कारण मनीष सिसोदिया को वहां रखा गया है। उसमें कोई गैंगस्टर कैदी नहीं है, लेकिन कैदी हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां पर। तो आप मुझे समझा, मैं आपसे टेक्निकल चीजें समझना चाह रही हूं, आप क्यों वहां पर उलझ रहे हैं? आप पॉलिटिकल बातें मत कीजिए प्लीज, हमारी जानकारी बढ़ाइए। आपको स्पेशली मैंने पैनल में इसीलिए रखवाया आज ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले। जीनत, मैं यही आपको बता रहा हूं कि मैं ये बोलूं कि उनको स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, नहीं दिया जा सकता जेल में। अरे वीआईपी ट्रीटमेंट में रसगुल्ला बर्फी थोड़ी मांग रहे हैं सर, कहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट? क्या आप उस एक सेकंड विकास जी प्लीज, अरे सर प्लीज, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगी, मैं जो समझना चाह रही वो मुझे उस पर बात करने दीजिए। परमिशन के ना वहाँ गीता लेके जा सकते, ना बाइबल लेके जा सकते, ना कुरान लेके जा सकते। वो जेल की जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, अदालत से परमिशन लेकर वो अपने कपड़े लेके जा सकते हैं, बाइबल कुरान कुछ भी लेके जा सकते हैं। और वो कहे मैं तो ये लेके जाऊंगा, वो इजाजत नहीं देता। जेल मैनुअल में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि जो वो कैदी मांगे उसको मिल जाए। मुस्लिम के साथ रखा जा सकता है या नहीं? एंजॉय करने, रैली करने नहीं भेजा गया उनको। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वहाँ पर, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वहाँ पर। उनको 5 साल लग्जरी के लिए नहीं भेजा गया कि विपाशना जेल में भेज दें। अरे विपाशना तो वहाँ शादी हो सकती है, अरे विपाशना तो वहाँ की नॉर्मल। नहीं, ये समय की बर्बादी है, प्लीज दिखाइएगा बाकी मेहमानों को। मैं जो समझना चाह रही हूं उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। प्लीज नहीं, ठीक है विकास जी प्लीज। विनीत गोयनका जी, बहुत गंभीर आरोप है ये सर, बहुत गंभीर आरोप है। एक सेकेंड, ठीक है विकास जी प्लीज 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 प्लीज। गोयनका जी, सियासी हत्या हो सकती है और स्टेटमेंट ये है, मैं पढ़ के भी बता देती हूं सौरभ भारद्वाज जी का तमाम पीसीज में जो मैं सुन भी रही थी, क्योंकि आप हार गए हैं अलग अलग जगहों पर, बदला लेने की कोशिश हो रही है। क्या दिल्ली और एमसीडी की हार का बदला इस तरह से लेगी बीजेपी? जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। न्यायालय का जो आदेश है वो मुझे पढ़ के बता दीजिए, उसमें जो उन्होंने लिखा है मुझे लगता है तिहाड़ जेल के अधिकारी जो है उसको जरूर फॉलो करते होंगे। नंबर 2 बात मेरे पूर्व के वक्ताओं ने और सभी ने बताया कि तिहाड़ जेल ये दिल्ली राज्य सरकार के अधीन आता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए कि भाई अपना एक जेल नहीं संभाल पाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, दो चीजें। तो वो आम आदमी पार्टी तय करे कि उनके मुख्यमंत्री कैपेबल है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि तिहाड़ जेल में कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उसका वो अपने आप को उसमें से मुक्त कर ले। तीसरी बात है, ये तिहाड़ जेल है जहां इनके एक मंत्री को पोस्को का आरोपी जो है मसाज देता है। नंबर 2, सुकेश जो आरोपी है वहां पे, उसके पास से उनके मंत्री वसूली करते हैं। मुझे इससे बड़ा एक सवाल आपके द्वारा उनको पूछना है, अरविंद केजरीवाल जी को पूछना है कि अगर सिसोदिया जेल में है तो उनकी तरफ से ट्वीट कौन कर रहा है, ये इंपोर्सनेशन क्या कर रहा है। तो ये जो उन्होंने प्रोपोगंडा चला के रखा है कि केदी जो है जो ट्वीट पर तो एक चीज है, ट्वीट आजकल तो सबसे बड़ी बात होगी कि पूरी एक टीम होती है सबकी, ट्वीट संभाले जाते हैं, नेता अपने लिए लोग रखते हैं, टीम रखते हैं। ये कोई ऐसी बात है जो आप नहीं जानते या कुछ ऐसी बात है जो मतलब ये देश नहीं जानता? आजकल सोशल मीडिया टीम्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम ही सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। मेरी जानकारी दुरुस्त करने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि आदमी जेल में होगा लेकिन उसका ट्विटर हैंडल कोई और चलाता है। मेरी जानकारी में इसको इंपोर्सनेशन ये तो फिर प्रतिबंधित कर देना चाहिए ना। ये तो अगर व्यक्ति जेल में है तो उसका ट्विटर नहीं चलाया जाएगा। ये तो मतलब मैं बहुत ही अजीब सी बात सुन रही हूँ। या तो ऐसा कर दिया जाता, और ना देश में ये पहली बार हो रहा है। जीनत जी, मैं मेरी वाक्य को पूरा करता हूं ताकि लोगों की जानकारी ठीक हो। अगर जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति का ट्विटर हैंडल कोई चला रहा था, इसका मतलब जो पत्र आया है वो भी कोई और उसके द्वारा लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई एक गैंग का काम है जो उसके द्वारा एक षड्यंत्र रच के बता रहा है। यानी एक तो पहले दिल्ली के लोगों को नशे में धकेलना, नंबर 2 बात घोटाला करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांसफर जो टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस, यानी मोबाइल इस्तेमाल करना है। कोई उप मुख्यमंत्री इतने मोबाइल, दर्जनों मोबाइल और डजनों सिम कार्ड इस्तेमाल करता है, ये तो कोई क्रिमिनल भी इस्तेमाल नहीं करता है। टेंडर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर बदलाव लाना, टेंडर जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसको एक्साइज सर्किट के बाहर निकालना, महेंद्र के पास से 1 करोड़ रुपए लेना, राधे इंडस्ट्रीज के अंदर के पास भेजना पैसा, विजय नायर के पास से पैसा लेना, ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया जी की तरफ इशारा करती है। और ये बात सच है कि वो एक क्रिमिनल व्यक्ति है, कॉन्स्पिरेसी करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं राज्य को और लोगों को, और उसके बाद में बचने के लिए साढ़े हद करने जो है वो अपनाते हैं। मुझे शर्म इस बात की आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो 2013 में लालू जी हो, फिर वो शीला दीक्षित जी हो, इन लोगों, शरद पवार जी, इनके बारे में पोस्टर लगाते थे, कहते कि इनको तुरंत जेल में डाल दीजिए, कोई न्यायालयीन प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, इनको तुरंत फांसी क्यों नहीं लगाते आप लोग। ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग आज जब न्यायालयीन प्रक्रिया होती है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जेल उन्हीं के अधीन में है। नॉन कॉम्पिटेंट क्रिमिनल पीपल वुड लाइक टू डिफ्लेक्ट द क्वेश्चन। ये लोग हैं जो जानबूझकर बातों को यहाँ घुमाने की कोशिश करते हैं। एक सीधी सादी बात है, क्रिमिनल है, कल आके क्रिमिनल नहीं है, आरोप लगे हैं। अब कोई आपको यहाँ बैठ के आरोप लगेगा, क्रिमिनल कहने लगेगा तो थोड़ी ना स्वीकार करूंगी मैं। आरोप उसको फेस किया जाता है। पोस्टर लगाए थे। नहीं, वो पोस्टरबाजी छोड़िए, मैं सड़क की राजनीति की बात ही नहीं करूंगी ना। हम एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हुए हैं, हमारे शब्द हैं, उसके मायने होते हैं। आरोप लगे हैं ना किसी पर भी, आप पर लगेंगे तो मैं थोड़ी कहूंगी कि आपको दोषी कहा जाए। आरोप लगे हैं तो आरोप की बात होगी। ठीक है, कुंवर शहजाद। नहीं सर, ठीक है, 1 मिनट। विकास जी क्या काउंटर करना चाह रहे हैं? एक लाइन में कीजिएगा प्लीज, बाकी मेहमान भी है। हाँ आवाज नहीं आ रही सर, समझ नहीं पा रही मैं। जी हाँ जी, जो एसीपी साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि क्या सेल नंबर 1 में जिसमें मनीष जी को रखा गया है, क्या वहां पर सजा याफ्ता कैदी है या नहीं है, और क्या जेल के नियमों के अनुसार अंडर 12 पर्सन को उनके साथ रखा जा सकता है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़े यहाँ बैठ के बड़ी संवैधानिक बात करते हैं कि ये सीएम साहब इस्तीफा दे दें, वो दे दें, लेकिन इनके जो एलजी साहब वो कहते हैं ना तो मैं संविधान को मानता, ना मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता, मैं राजा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। तो ये जो घोरी बातें यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक एसीपी साहब को कहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात ना करें। आपको चैनल पर जी न्यूज ने बिठाया कि आप लोगों को सही जानकारी दें, ना कि प्रवक्ता बन के बात करें। अभी पर्सनल नहीं, ठीक है, मैंने शुरू में भी कहा नहीं, समय बहुत खराब होगा। नहीं ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। आपका सवाल जो काम का सवाल था वो मैंने सुन लिया, वो पहला सवाल था वो पहला सवाल था, वो मैंने सुन लिया, मैं जवाब ले लूंगी प्लीज। कुंवर शहजाद, ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट
मामला पहुंचता है, ठीक है, सीबीआई आ गई, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी तो कहती है कि दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, 24 से पहले विपक्ष पर हमला हो रहा है, बिखेरने की कोशिश हो रही है। आज ईडी की गिरफ्तारी पर क्या है कांग्रेस का स्टैंड? देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग तो हो रहा है, ये साफ सी बात है और सबको, पूरी देश की जनता ये देख भी रही है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि जो जेल इनके अधीन आती है उसी जेल के ऊपर ये एक सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। आपको कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि असंवैधानिक है, तो आप कोर्ट में, कल आपकी पेशी भी है, तो आप वहां पे ये बात रख सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को खतरा है। आप शुरू से लेके अब तक अपने आप को एडवर्टाइज करने में लगे हुए हैं। जेल जाने से पहले राजघाट जाना, आप शराब के लिए अंदर गए हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, सरकारी अध्यापकों से आप उनका प्रचार करा रहे हैं। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? जो गवर्नमेंट टीचर्स आपसे पढ़ाने की फीस लेते हैं, आपने उनको मनीष सिसोदिया जी के प्रचार के अंदर लगा दिया है और आप कहते हैं कि कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया। जुर्म किया है या नहीं किया ये बात तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन इतनी छानबीन के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि दाल में कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ काला है। जहां पे 2% की एक्साइज की बात थी, आप 12% कर देते हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सामने निकल कर आई हैं, उसके बावजूद आप ये बातें कह रहे हो। एक इंटरव्यू केजरीवाल जी का था जिसमें केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था कि अगर हम दोषी हैं तो आप हमें जेल में डालिए। हम मना कब कर रहे हैं? आप डालिए ना जेल में। आज जेल में डाल दिया तो आप उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। वही 2013 से पहले आप बोलते थे कि इनको जेल में डालो, ये करप्ट हैं, VIP कल्चर नहीं चाहिए। अब जेल में जाने के बाद आपको एक VIP ट्रीटमेंट चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कोर्ट में जाएं, उसकी आप बात रखें, उसको क्यों नहीं सुना जाएगा? और देश का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी जान को खतरा है तो उसकी जिम्मेदार वो प्रशासन है, जिस प्रशासन के अंडर में वो आता है। आपको कोई परेशानी है तो आप जाए, लेकिन झूठा प्रचार कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से झूठा प्रचार है। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, आप अब दिल्ली में क्या बदलता हुआ देख रहे हो? और मैं उस सवाल का जवाब अभी भी तलाशने की कोशिश में हूं कि ये जो कहा गया कि मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, ये बात तो सही है कि वो जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, लेकिन उसके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो लापरवाही की बातें होती हैं, ये थोड़ा सा समझाइए अपने अनुभव से सर। जी जीनत जी, धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई अंदेशा अगर जताया जा रहा है तो उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। हाँ। चाहे कोई रसूखदार हो, नेता हो या एक आम आदमी हो, अगर किसी की भी जान मान को ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, कुछ आशंकाएं हैं, तो उस बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये पहली बात है। लेकिन हमें अब सिक्के का दूसरा पहलू भी उजागर करना चाहिए कि देखिए, पहली बात तो ये आपने खुद बोला कि जेल किसके अधीन आता है, और उसके पहले जो वीडियो वायरल हुए थे सत्येंद्र जैन के, वो भी जग जाहिर है, सबके सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र सरकार, यहां पर केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? जो अरविंद केजरीवाल या बाकी आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं, वो एक अंदेशा जता रहे हैं। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि ये बतौर पत्रकार मैं बोलूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा, क्योंकि आप यह लोग हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, पूरी बात का आंकलन कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की अगर बात करें या भाजपा की बात करें, वो 2024 के चुनाव को बहुत उनके लिए मायने रखता है। तो यहां पर कोई ऐसी गलती नहीं करेगा या कोई करना चाहेगा ऐसा कि कोई जो सियासी हत्या हो जाए, जिसका आपने जिक्र करा शुरुआती चर्चा में। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो तो बल्कि और उनकी सुरक्षा और पुख्ता करेंगे और कदम ऐसे उठाएंगे कि यहां पर बिल्कुल कोई ऐसा कोई सवाल ना उठाने पाए। दूसरी बात है कि यहां पर जो ये रिमांड ली गई है, ये बात समझ लेनी चाहिए, तो कोर्ट ने रिमांड दी है और यहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मुहिम किसने छेड़ी थी कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने पहल करी थी कि शिक्षा की क्रांति तो बाद में लेके आए, पहले ये क्रांति लेके आए कि यहां पर वीडियो बनाए जाए, सार्वजनिक करें। अगर कुछ भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं तो यहां पर अभी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, यहां पर बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि उनको आरोपी नहीं कह सकते, उनपे ये आरोप लग रहे हैं, अभी दोषी नहीं कह सकते, कन्विक्टेड नहीं है। बिल्कुल। मैं लेकिन एक बात बोलूंगा, देखिए यहां पर अगर रिमांड दी गई है तो वो कोर्ट ने दी है। दूसरी बात है कि यहां पर जेल किसके अधीन आता है, इसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा।
और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि कांग्रेस बड़ी, मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का तो राज रहा है 15 साल दिल्ली में, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा है। आज कांग्रेस खुद कंफ्यूज है, खुद नहीं जानती क्या। आधे नेता बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये सही बात है जो गिरफ्तारी हुई है, आधे नेता कुछ अलग बयानबाजी कर रहे हैं। तो पहले तो खुद इनको स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए कि किस तरफ ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये जो अब ये जो खबरें आ रही हैं कि एक और बड़ी गिरफ्तारी होगी, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि यहाँ पर अब बहुत कुछ होने वाला है। कौन सी गिरफ्तारी? मुझे लग रहा है कि आपके पास अलग से कोई इंफॉर्मेशन है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस का तो मैंने जिक्र ही नहीं करा, मैंने तो कांग्रेस का जिक्र नहीं करा। मैं तो ये बात कि आम आदमी पार्टी से एक और बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। सोर्स, आपके सोर्सेज हम कंफर्म आम आदमी पार्टी का भी नाम नहीं लिया मैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी आ रही है कि यहाँ पर एक और कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। कविता की बात तो नहीं कर रहे क्योंकि दिल्ली में अभी वही है, 11 तारीख को उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, ना मैंने राजनीतिक किसी दल का जिक्र करा। ये तो समझने वाले सब समझेंगे कि यहाँ पर क्या जो खबरें ऐसी आ रही हैं तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। बहरहाल देखिए, मुद्दा गंभीर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में क्रांति आई है निस्संदेह, लेकिन यहाँ पर अगर एक अच्छा कार्य हुआ है और दूसरी तरफ अगर आशंकाएं जता रही, जैसे आम आदमी पार्टी ने आशंकाएं जताई हैं कि उनकी जान को खतरा है मनीष सिसोदिया की, इसी तरह से जितनी जांच अधिकारी हैं, वो जांच एजेंसी है, उनको अंदेशा है कि यहाँ पर कोई स्कैम हुआ है और आबकारी नीति को रोल बैक क्यों करा गया। और सबसे बड़ी बात है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो 144 करोड़ का वेवर दिया है, तो यहां सवाल बनता है। लेकिन इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अंत में जीत उसी की होगी जब बिल्कुल अगर कुछ जांच में निकलता नहीं है तो ये तो अच्छा संदेश जाएगा और इनका ओहदा बढ़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें तो कितना समय लगेगा अलग मसला है। लेकिन हाँ, मुझे आपकी जो बात बहुत सही लगी शुरुआत में कि अगर कोई अंदेशा है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे वो वीवीआईपी हो या फिर कोई आम इंसान हो। कोई रेहड़ी पटरी वाला हो, उसको भी डर लगता है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है अगर उसे शक है तो, या फिर कोई वीवीआईपी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आपने सभी को सुना। मैं आपसे 2 सवाल रखूंगी सर जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये जेल की सुरक्षा पर प्रश्न उठ रहा है। सियासी हत्या शब्द मुझे लगता है कि बहुत बहुत गंभीर शब्द है सर, बहुत कुछ तय करने वाला शब्द है ये। अगर मैं कहती हूं कि यूं ही कह दिया हवा में तो भी ठीक नहीं है, और अगर कोई बात है ऐसी तो फिर अलर्ट होने की जरूरत है। दूसरी बात, जो ईडी की एंट्री हुई है, कल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, तो ये तो बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सुपर पावर दी है। 19 में कानून बना, चेंजेस आए और आपने देखा कि कितनी याचिका गई थी, 200 से ज्यादा याचिका लेकर लोग पहुंचे थे कोर्ट में, कोई राहत नहीं मिली और कहा गया ईडी को अधिकार है। तो ये चैलेंज है बहुत बड़ा आगे मनीष सिसोदिया के लिए। देखिए जीनत जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। और आज मैं कुछ अलग बातें करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, और मैं ये चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखिए जीनत जी, ये कोई इसको आप साधारण या इसको हवा में ली हुई बात मत मान के चलिए। जो मनीष सिसोदिया जी की जान के लिए जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, इसको आप बहुत गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हमने देखते आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 8-9 वर्षों से जिस तरीके की राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से आपने देखा है कि एमसीडी चुनाव के बाद में सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई और फिर उसके बाद में वो लॉन टेनिस के खेल के अंदर फंस के रह गई, और जिस तरीके उसके ऊपर शोर शराबा हो हा करके और सब कुछ शांत हो गया, कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि 1% ये बात सच हो। क्योंकि इसके अंदर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं जीनत जी, और मैं इसके अंदर आप ये मत कहिएगा कि मैं कोई गंभीर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहा हूं, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जब जो चीज बोली है,
तब वो चीज उसकी परिणति हुई है। तो उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होने वाले हैं, सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार हुए। उसके बाद में उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। तो मैं ये कहता हूं कि भगवान करे इनकी ये आशंका बिल्कुल निरर्थक साबित, बिल्कुल निराधार साबित हो। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर जिस तरीके का उन्होंने अपना मुख बनाया, जिस तरीके का उन्होंने अपना एक चाल चरित्र चेहरा बनाया, अगर वो बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी के हित में यह है कि मनीष सिसोदिया जी की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यह ऐसा नहीं करती और खुदा ना खास्ता जीनत जी अगर यह बात 1% अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भगवान ना करे 1% ये बात सच साबित हुई, तो आप ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा ये बात मतलब मैं एक इंसान होने के नाते भी, एक पत्रकार होने के नाते भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय मत सोचिए साहब को, कोर्ट को, सबको, इनको ऐसी जो ये कह रहे हैं कि विपासना केंद्र हमें भेज दीजिए, या जिस तरीके की ये मांग कर रहे हैं, चाहे इनको पंजाब कोर्ट में अगर इनको सेफ्टी नजर आ रही है, पंजाब की जेलों में इनको सेफ्टी नजर आती है तो पंजाब की जेल में भेजिए, ये कहें कि हमें बिहार की जेल में ज्यादा सुरक्षा महसूस हो रही है वहां भेजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस गंभीरता से लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। 1% भी कहीं किसी प्रकार की कोताही और इसको हल्के में ना ले लें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। पहली बात तो ये, मैं जिस बात जो कहना चाहता था, इन चीजों को आप इन चक्रों में मत पड़िए कि जेल किसके अधीन आती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन देखता है, अधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम अलग प्रकार से काम करता है और राजनीति अलग प्रकार से काम करती है। इसका मुझे ज्यादा ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है जीनत जी। यहां पे मनीष जी की जो प्राण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये बात कही। अब मैं बात करता हूं आपके दूसरे सवाल की। देखिए जीनत जी, ऐसा है कि जिस तरीके से हमारी पहली डिबेट हुई थी और उस समय भी इन्होंने राउंड जेवनी कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहूं या मनीष सिसोदिया जी ने अपनी जमानत अर्जी लगा रखी थी, और अब कल 10 तारीख की फिर से उसी कोर्ट के अंदर इन्होंने जिस तरीके से अपील कर रखी है, मुझे लगता नहीं है, मैं दोबारा कहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी को भी इस चीज का भरोसा है कि मनीष सिसोदिया जी अभी हाल फिलहाल कभी जेल से बाहर आ पाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया जी हाल फिलहाल अगर बाहर निकलते हुए दिखते, जमानत स्वीकार होती हुई दिखती, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इन्होंने सौरभ भारद्वाज जी को स्वास्थ्य मंत्री और आतिशी जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, आम आदमी पार्टी कम से कम जैसे सत्येंद्र जैन जी के लिए मंत्रालय छीनने के लिए 4 महीने इंतजार किया और उनसे त्यागपत्र लेने के लिए 9 महीने इंतजार किया, तो अब मनीष सिसोदिया जी के लिए भी ये महीने 1.5 महीने इंतजार कर सकते थे। ठीक है, नहीं ठीक है, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेहमान हैं और समय भी बहुत तेजी से भागता है। कई बार चर्चा इतनी गंभीर होती है कि समय एकदम दौड़ता हुआ नजर आता है। ईडी की एंट्री हुई है, आप कह रहे हैं कि राहत नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ईडी का डाटा रख रही हूं। 2004 से जब 14 तक सरकार थी यूपीए की, इन 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की, उसमें 14 विपक्षी पार्टियों के नेता थे। 2014 से 22 तक ये वो आंकड़े हैं जो लोकसभा में रखे गए हैं। एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए, इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टी के थे, यानी कि 95% विपक्ष के नेता। के कविता भी दिल्ली आ चुकी हैं। केसीआर की जबान आप समझते हैं। तेलंगाना में पीछे क्या प्रोग्राम हुआ, अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे, आपने देखा होगा। क्या 2024 से पहले ये जो विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, अभी लालू यादव परिवार में जो हुआ आपने देखा, क्या आप ये मान रहे हैं कि ये चीजें बढ़ने वाली हैं? ये वाकई 24 की तैयारी है और उसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार से भी, इनके नेताओं से भी। ये एक सियासी सवाल है जो घूम रहा है अभी फिजाओं में। देखिए जीना जी, आपने जो सवाल किया है उसका जो मैं मर्म समझ रहा हूं, उस मर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखिए, जिस तरीके ये चीज मुझे कहने में कोई कोताही नहीं कि जो भी पार्टियां सत्ता में होती हैं उन पार्टियों का एजेंसियों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा प्रभाव अवश्य होता है, क्योंकि इसको अगर कोई आदमी बोलता है तो मैं ये कहता हूं या तो वो अज्ञानी है या वो झूठ बोल रहा है।
ये निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन अगर ईडी, सीबीआई और ये जितनी एजेंसियां ना विपक्ष पे इसलिए कार्रवाई ना करें क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक वेंडेटा का आरोप लगेगा, और पक्ष के ऊपर इसलिए कार्रवाई ना करें क्योंकि वो सत्ता में है, तो फिर इनको तो फिर घर भेज देना चाहिए। केवल तनख्वाह देने के लिए तो ये इतने बड़े संस्थान बनाए नहीं गए हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है जीनत जी कि ये देखिए जहां पे इनको कुछ ना कुछ मिलता है। और एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण जीनत जी, सीबीआई पिछले लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया जी की जांच कर रही है। 2 बार 3 बार इनके ऑफिसेज की भी जांच हुई है, इनके घर पे भी सीबीआई ने जांच करी। इनको क्या मिला नहीं मिला, या तो ये हम आम आदमी पार्टी के मुंह से सुनते हैं कुछ नहीं मिला, सीबीआई अपने आप को ऑफिशियली बाहर कुछ अपने डेटा बताती नहीं है, सीबीआई सारी की सारी चीजें कोर्ट को देती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर 10 महीने बाद में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, अगर सीबीआई राजनीतिक वेंडेटा के तहत गिरफ्तार करती तो 10 महीने पहले कर लेती, लेकिन आज गिरफ्तार किया है तो सीबीआई ने निश्चित रूप से, सीबीआई के अधिकारी भी यह चीज समझते हैं कि इसकी बड़ी छिछाले दर होगी अगर वो कहीं कच्चे, तो उन्होंने अपने हाथ मजबूत करके ही मनीष सिसोदिया जी को उठाया होगा जीनत जी। तो मेरा यह मानना है कि ये चीजें तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या सीबीआई को मिला है क्या नहीं मिला है। खाली राजनीतिक बयानबाजी को हम आधार नहीं मान सकते इसके अंदर। नहीं, ठीक बात है, इसीलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी पर ज्यादा बात ही नहीं कर रही हूं। विकास गोयल जी, यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, आप लोग क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, मुझे बताइए। क्योंकि होता यह है, जनभावनाएं जुड़ती हैं, लोगों को चिंता होती है, तो कहीं ये हवा में आपकी बयानबाजी ना रह जाए। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि आपको अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने जो इतनी बड़ी बात कही है, इतना गंभीर आरोप लगाया है, अब उनका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि यह बात तो सच है कि सुरक्षा पहली शर्त होती है किसी की भी। जीना जी, मैं 5-6 सवालों के जवाब देना चाहूंगा जैसे हमारे सम्मानित पैनलिस्ट थी। और सबसे पहले तो जो आपने सुरक्षा की बात की उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि एक जो अंडर ट्रायल है मनीष सिसोदिया जी, भी उनको सजा याफ्ता कैदियों के साथ रखना जो कि जेल के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, तो ये अपने आप में दर्शाता है, अपने आप में प्रश्न उठाता है, अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से उनकी सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, विनोद जी भी आपके पैनलिस्ट में से बीजेपी के पैनलिस्ट ने बोला और नहीं बोला कि हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या, हमें ये नहीं है क्या। जी हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह परिस्थितियां, किस तरह भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। कल मनीष जी की बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी थी और बहुत ये था कि बेल मिल जाएगी, आज ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया, आज ईडी बीच में आ गई। तो किसी भी तरीके से मनीष जी को जेल में रख के उनको मेंटल टॉर्चर करके जो बीजेपी ईडी कह रही है वो इनसे मनीष जी से कहलवाना चाहते हैं, ये इनकी पूरी रणनीति है। आप देखिए कल होली त्योहार का दिन, आज मनीष जी से पूछताछ करके आज ईडी ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि कल बेल में सुनवाई होनी है। आपको जीनत जी कल परसों में संजय खबरें छपी, कर्नाटक के एक विधायक के यहाँ से 8 करोड़ रुपए मिले, उसकी जमानत हो गई, ना वहां सीबीआई गई ना वहां ईडी गई, कोई नहीं गया। और ऊपर से ऊपर मतलब आप देखिए वहां पर क्या कहा गया कि मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप इस पर ट्रायल मत कीजिए, ये मुजरिम नहीं है, आप अखबारों में मत छापिए, आप टीवी में मत दिखाइए, इसके यहाँ से 8 करोड़ रुपए मिले। मतलब इतनी गुंडागर्दी, इतनी तानाशाही। मतलब जीनत जी एक चीज की हद जो होती है वो हद बीजेपी क्रॉस कर दी। बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है, इस तरीके से तो शायद जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तब भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि एक और गिरफ्तारी होने वाली है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सीबीआई भी डायरेक्ट बीजेपी को या पत्रकारों को रिपोर्ट कर रही है कि आज हम इसको गिरफ्तार करेंगे, आज हम अभी पत्रकारों को मत लाइए ना इसमें। उन्होंने अंदेशा जताया, मैंने तो कोशिश की, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारा नहीं किया, उन्हें मत लाइए। मैं किसी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं इनकी बरामद हो गई, बीजेपी प्रवक्ता। अच्छा, अभी आपके यहाँ बीजेपी के जो बैठे हैं प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ उसने जी क्या नाम दिया, उन्होंने पता नहीं किसने, समीर महल की क्या नाम दिया। ये कभी 1 करोड़ कहते हैं, मनोज तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10,000 करोड़ कहते हैं, परेश वर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 144 करोड़ कहते हैं। बट अभी तक तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितने करोड़ का घोटाला है। उस पे तो जाएंगे ही नहीं ना, वो तो चाहे 1 रुपए का भी हो, उस पे नहीं जाएंगे, वो 1 रुपए का भी हो।
गलत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का अभी मसला है सुरक्षा, अभी विषय है सुरक्षा। मनीष सिसोदिया की जान को किससे खतरा है? प्रश्न सिर्फ एक ये है। अगर मैं फैक्ट्स पे बात कर लूंगा, पोस्ट टेंडर अनड्यू बेनिफिट्स की बात करूंगा, ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस की बात करूंगा, वायलेशन ऑफ रूल्स की बात करूंगा, आप पत्रकारों पे सवाल उठा रहे। मैंने आपसे एक बात, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। जीनत जी मुझे अनुमति दीजिए, मुझे लगता है चर्चा अधूरी रह जाएगी। नहीं सवाल एक मिनट विकास, 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए। क्या है सवाल आपका जल्दी से विपिन जी? मैं एक बहुत अहम सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं ये दर्शकों तक सवाल जाए। जीनत जी आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, जिंदगी हमने जीवन खपा दिया पत्रकारिता में। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक मशहूर पत्रकार ने भी ऐसा अंदेशा जताया था कि उनकी जान को खतरा है, तो यहां पर कौन कौन आया था ये बात समझनी है। मैंने तो शुरुआती दौर में बोला कि यहां पर अगर अंदेशा जताया जा रहा है तो ये सबका दायित्व बनता है कि सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए और पुख्ता करी जाए। यहां पर तो अच्छी बात हो रही है कि हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा इंतजार करेंगे पानी सर के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, आपका सवाल आ गया। आपका सवाल क्या था? तब पश्चाताप करें। यहाँ पर कदम उठाने चाहिए, लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू है जिसका मैंने जिक्र करा। आप यहाँ पर पत्रकारों पे आगे दूसरी आपका सवाल विपिन जी, समय बहुत कम है ना, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर क्योंकि विपक्ष ये भी बोल रहा है, हमला बोल रहा है, वो कहते हैं कि क्या जो आपने ये आशंकाएं आप जता रहे हैं, आप सामने लेके आ रहे हैं कि जान को खतरा है, क्या इससे आप, क्योंकि बेल प्ली हेयरिंग है उनकी कल, तो यहां पर क्या उसको भी आप चाह रहे हैं कि ऐसा एक न्यायपालिका के सामने ऐसा संदेश जाए कि इनकी ऑल इज नॉट वेल, जान को खतरा है, जबकि जेल तो अधीन किसके है सबको पता है। नहीं तो आप इमोशनल कार्ड कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इमोशनल कार्ड खेलना चाह रही है इसके जरिए, सेंटिमेंट्स को उकसा रही है। विपक्ष को अपना हक है, विपक्ष अपने तरीके से बात। विकास जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है जल्दी से शॉर्ट में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ बड़ा उनके सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने उनके इस सवाल पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, उनके बात पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जो उन्होंने मनीष जी संबोधित की। उन्होंने जब ये कहा कि एक और गिरफ्तारी होने वाली है, मैंने सिर्फ उस पर कहा मैंने इससे फालतू इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जीनत जी देखिए आज हो क्या रहा है, आप देखिए कर्नाटक में पैसे मिलते हैं, उनको जमानत हो जाती है, बस सिर्फ विपक्षी पार्टी को चुन चुन के जितने टारगेट किया जा रहा है। अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि 10 महीने से गिरफ्तार नहीं किया, आज क्यों किया? जीनत जी इस साल 3 राज्यों में चुनाव है। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा समय है नहीं मेरे पास। 3 क्यों, 5 है सर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, पहले 3 राज्यों में 5 राज्य मान के चलिए, और ये बड़े राज्य, आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं इसमें, ये भी जानकारी है। ठीक है गोयनका जी, हमारे पास गोयनका जी आप मांग करते हैं कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, मनीष सिसोदिया की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, विषय है कि जनता को ये पता चले कि कितने करोड़ रुपए उन्होंने हत्या है। जनता को एक चीज बतानी चाहिए जिन्हें जी, मुझे लगता है मैं कई 45 मिनट से ये बहस सुन रहा था। आपको लगता है कि सुरक्षा बड़ा विषय नहीं है? मैं 45 मिनट से विषय इस पर डिबेट को सुन रहा था, मुझे कुछ चंद सेकंड चाहिए बोलने के लिए। पिछली आबकारी नीति के अंदर एक बोतल जो 530 रुपए की मिलती थी, उस पे ठेकेदार को केवल 33.35 सर आबकारी नीति पे मैं दर्जनों बहस कर चुकी हूं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, क्या सुरक्षा बड़ा विषय नहीं है? देखिए हर क्रिमिनल जो बहस को है डीरेल करना चाहेगा, वो भी डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने बात जानी चाहिए कि उन्होंने पैसे खाए हैं, वो क्रिमिनल लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी की है, फैक्ट्स को डिस्टोर किया है, मोबाइल्स को रख के मोबाइल्स को डिस्ट्रॉय करना, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। वो चाहेंगे कि कोर्ट के अंदर जाकर इस बहस को जो है वो डीरेल करें। आप और हम अगर इस बहस के अंदर फंस जाएंगे तो उनकी जो प्लॉट है, उनका जो कॉन्स्पिरेसी है, मुझे तो सर आप अगर आपके लिए कोई कहेगा ना तो भी मुझे उतनी ही चिंता होगी जितनी फिलहाल अभी मैं इस टॉपिक पे डिबेट कर रही हूँ। आप नेता है ना, मैं नहीं हूँ। क्या ऐसा है, मेरी परवरिश और मेरी पार्टी किसी भी तरह की घपला और किसी भी तरह से घोटाला करने से परहेज रखती है। सच्चा राजनीति करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, और ये जो लोग लीकर पॉलिसी के अंदर अनड्यू बेनिफिट देकर कार्टेल को पैसा लेते हैं, उनकी चिंता का विषय है। वो बताए लोगों को कि क्यों कमीशन जो है वो बढ़ाकर इतना बढ़ाया। चलिए उस पे बहुत डिबेट हो गई है, उस पे बहुत डिबेट हो गई है। वेदभूषण जी एक सेकंड सर, समय है ही नहीं मेरे पास, 2 मिनट रह गए बस। वेदभूषण जी नहीं विकास जी प्लीज, आपको बहुत समय मिला है, बाकी मेहमान भी है पैनल में। वेदभूषण जी आपको लगता है कि इससे बेनिफिट लेने की कोशिश हो रही है? ये एक सेंटिमेंट का विषय नेताओं के लिए हो सकता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा तिहाड़ जेल प्रशासन पर? उसके भी रिफॉर्म की बात उठती है उस सूरत में
देखिए जीनत, इस देश में कानून का राज है। अभी आपके चैनल पर कोई बोल रहे थे कि पंजाब जेल, बिहार जेल, फला जेल भेज दिया जाए, ये अधिकार केवल इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का है। आपने याद होगा अतीक के मामले में, मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पंजाब और गुजरात की जेलों में शिफ्ट किए गए। ये ना दिल्ली की जेल में मंत्री का अधिकार है कि वो उनको मन मुताबिक बिहार जेल में या किसी और दूसरे जेल में भेज सके, ये केवल कानून का प्रेरोगेटिव है। वो कंसर्न था, सुरक्षा के लिहाज से कंसर्न था। वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ है, कन्विक्टेड के साथ नहीं है। वहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर में मर्डर भी हो सकते हैं और रेपिस्ट भी हो सकते हैं। जब एक रेपिस्ट आकर, मर्डरर आकर सत्येंद्र जैन की मालिश करता है, मसाज करता है, तब वो क्रिमिनल नहीं है, तब वो अच्छा आदमी है। अब उनको और क्रिमिनल के साथ रखा जा रहा है, तो वो बड़े क्रिमिनल के साथ रखा जा रहा है, उसको मार दिया जाएगा। मतलब एक क्रिमिनल गंदा है, एक क्रिमिनल अच्छा है, एक मर्डर का मुजरिम जो है एक अच्छा है। शहजाद अपना फाइनल कमेंट दे दीजिएगा जल्दी से प्लीज। नहीं ठीक है, आप लोग तो पता नहीं कहाँ पहुंच, आप लोगों को लगता है कि यहीं पर बोल देंगे और इसी से आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। जी सीना जी बोलिए फाइनल कमेंट जल्दी से। क्या सुरक्षा पर बात नहीं होनी चाहिए? बेशक मैं कहती हूँ कि सियासी आरोप भी लगा दिया हो, कोई भी XYZ नेता है, क्या इस पर बहस जरूरी नहीं है, कंसर्न जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं ली जानी चाहिए? जीना जी, कंसर्न बिल्कुल जरूरी है और सुरक्षा चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी बहुत जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी सिर्फ एक नाटक कर रही है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ था मसाज करते हुए, आज आम आदमी पार्टी अपने आप को दिखा रही है कि जेल प्रणाली हमारे अधीन आती नहीं, मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है। अध्यापकों से वो छोटे छोटे बच्चों से मनीष सिसोदिया की तारीफ करा रहे हैं। ये अपने आप में ये एक ढोल पीट रहे हैं, ये अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं। बात शराब नीति के लिए वो अंदर गए हैं, लेके आते हैं शिक्षा प्रणाली को, शराब के ऊपर कोई बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक दिखावा है। लेकिन अगर ये बात सच है तो मनीष सिसोदिया की जान को खतरा उस व्यक्ति से हो सकता है जिस व्यक्ति का वो नाम छुपा रहे हैं, या जो व्यक्ति इस पूरे षड्यंत्र के अंदर एक मुख्य आरोपी बन सकता है, या जिसके इशारे के ऊपर ये आबकारी नीति का घोटाला हुआ। तो मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा उन्हीं व्यक्ति से हो सकता है, वरना ना किसी अपोजिशन वाले से उनकी जान को खतरा हो सकता, ना किसी और पार्टी से जिनसे उनका लेन देन हुआ या जिनका वो नाम छुपा रहे हैं, जो बड़े और शातिर लोग हैं, उनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो आम आदमी पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। ये विषय वाकई में बहुत गंभीर है। सियासी हत्या, इस तरह का शब्द अगर इस्तेमाल हो रहा है, बेशक सियासत के लिए हो रहा हो, दोनों तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन सुरक्षा पहली शर्त होनी चाहिए। आरोप तो 1 रुपए का लगा हो, चाहे 1000 रुपए का, या फिर कितनी भी बड़ी रकम का, जांच होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा तो प्रश्न है, उस पर बात बहुत जरूरी है। देखिए कल क्या होगा, हमारी नजर रहेगी। कल जमानत याचिका पर सुनवाई भी, और अब ईडी भी आ चुके हैं इस पूरे मामले में। अपडेट्स हम आपको देंगे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।